हेलो किड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल एन एम क्रिएटिव लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ की न्यू एनसीईआरटी बुक वीणा के चैप्टर 2 न्याय की कुर्सी को करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम इस कहानी को समझेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी सारी एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। यहाँ वहाँ टीले थे। एक दिन लड़कों का एक झुंड वहाँ खेल रहा था। एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया। अचानक वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसने इधर उधर देखा कि किस चीज से ठोकर लगी है। उसको एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा और कुछ नहीं दिखा। वह उठकर गया और अपने मित्रों को बुलाकर वह शिला दिखाई दी। शिला कहते हैं पत्थर की सीट। फिर शान से उस पर बैठकर बोला, यह सिंहासन है मेरा। मैं राजा हूँ और तुम सब मेरे दरबारी। तुम अपनी अपनी फरियाद का मतलब रिक्वेस्ट, प्रार्थना लेकर आओ, फिर मैं उनका फैसला करूँगा। देखिए, ये लड़का बैठा हुआ है यहाँ पर, ये शिला है जिस पर ये बैठा हुआ है, और ये इसके मित्र हैं जिनको ये कह रहा है कि आप दरबारी हैं, मैं राजा हूँ और ये मेरा सिंहासन है। दूसरे लड़कों को यह खेल पसंद आया। वे एक एक करके आते और कोई काल्पनिक, जो मन से बनाया हुआ फरियाद सुनाते, अपनी कोई भी मन से बनाई हुई रिक्वेस्ट, प्रार्थना करते। फिर गवाह बुलाए जाते, गवाह साक्षी जिन्होंने वो चीज़ देखी है, उनकी गवाही ली जाती। उसके बाद राजा बना हुआ लड़का उनसे सवाल करता और अपना फैसला सुनाता। इस खेल में उनको इतना आनंद का मतलब खुशी, कि वे रोज ही यह खेल खेलने लगे। शिकायतें सुनी जाती, अपराधी पेश किए जाते, बयान लिए जाते। फिर शिला पर बैठा हुआ लड़का अपना फैसला सुनाता। बात इधर उधर फैलने लगी। लोग लड़के की न्याय बुद्धि का मतलब फैसला करने की क्षमता की चर्चा करने लगे और कहने लगे कि अवश्य ही उस लड़के में कोई दैवी शक्ति है। दैवी का मतलब ईश्वरीय शक्ति है। एक दिन दो किसानों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा उठ खड़ा हुआ। मामला गंभीर था। टीले वाले लड़के की इतनी चर्चा थी कि वे राजा के दरबार में जाने के बजाय उसी के पास गए और उसको अपने झगड़े के बारे में बताया। लड़के ने बड़ी गंभीरता से दोनों किसानों के बयान सुने। ये दोनों किसान हैं और इनकी बातें इस लड़के ने सुनी जो सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके बाद उसने जो फैसला दिया उसे सुनकर वे दंग रह गए। दंग का मतलब क्या होता है? चकित रह जाना, हैरान हो जाना, अचंभित हो जाना, कोई भी आप लगा सकते हैं। उस दिन के बाद से तो नगर के सभी लोग अपनी फरियाद लेकर यहीं आने लगे। राजा के दरबार में कोई न जाता और ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़के के फैसले से उन्हें संतोष ना हुआ हो। संतोष का मतलब संतुष्टि। धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंची। उसको बहुत क्रोध आया, क्रोध गुस्सा। उसने गरज कर कहा उस छोकरे को, छोकरा कहते हैं लड़के को, छोटा लड़का, कि यह मजाल से मतलब होता है हिम्मत, कि उस छोटे लड़के की इतनी हिम्मत कि अपने को मुझसे अच्छा न्यायकर्ता समझे। न्यायकर्ता जज। मैं इन किस्सों में विश्वास नहीं करता, मैं खुद जाकर देखूंगा। ऐसा कहकर राजा अपने लाव लश्कर का मतलब
अपने पूरे शान के साथ उस मैदान में पहुंचा जहां लड़के अपना प्रिय खेल खेल रहे थे। बड़ी देर तक राजा उनका खेल देखता रहा। वह स्तंभित, स्तंभित का मतलब आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपने मंत्री से कहा, लड़का सचमुच बहुत बुद्धिमान है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। इसकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़े बड़ों को लोहा मानना पड़ेगा। लोहा मानना पड़ेगा मतलब हार माननी पड़ेगी। उसी समय किसी ने राजा को बताया, लेकिन महाराज, ये तो रोज वाला लड़का नहीं है, वह बीमार हो गया है। इस कारण कोई नया ही लड़का टीले पर बैठा है। यह तो और भी आश्चर्य की बात है। हो न हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, चमत्कार जादू है। मैं इसकी जांच करूंगा। अब ये राजा को लगा कि भाई इसमें कोई चीज होगी। राजा का इशारा पाते ही, इशारा क्या होता है? संकेत। राजा का संकेत पाते ही उस स्थान को खोदकर पत्थर को बाहर निकाला गया। राजा ने देखा वह पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर सिंहासन था। उस पर बहुत बारीक और खूबसूरत मूर्तियां खुदी हुई थी। उसके चारों पायों पर 4 देवदूतों की मूर्तियां बनी हुई थी। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कैसे सिंहासन है। ये देवदूत बने हुए हैं। ये यहाँ पर चारों ओर खबर फैल गई। बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। खासी से मतलब काफी, पर्याप्त। विद्वान पंडितों, विद्वान का मतलब जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं। ये देखो, ये बनी हुई है ना देवदूत की, ये ऐसे इसमें बड़ा करके दिखाया है। ने बताया कि वह कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं था, सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। राजा विक्रमादित्य बहुत पहले, हजारों साल पहले हुए थे। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और विवेक, विवेक का मतलब बुद्धिमानी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, प्रसिद्ध, मशहूर। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए। उसने कहा, मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा और उनका फैसला करूंगा। अगले दिन राजा दरबार में आया और सीधे उस सिंहासन की ओर बढ़ा। वह उस पर बैठने ही वाला था कि किसी की आवाज सुनाई दी, ठहरो। राजा ने रुककर चारों ओर देखा, कोई नजर नहीं आया। वह फिर सिंहासन की ओर बढ़ा। फिर इसी प्रकार आवाज आई, ठहरो। इस बार राजा ने आश्चर्य से देखा कि सिंहासन के एक पाए पर बनी मूर्ति बोल रही है। मूर्ति ने कहा, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की है? राजा ने लज्जा से सर झुका लिया। लज्जा का मतलब शर्म से। यह सच है कि हाल में ही मैंने अपने एक दरबारी की जमीन पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि मैं उससे नाराज हो गया था। तब तो तुम इसके योग्य नहीं हो। मूर्ति ने कहा, तुमको 3 दिन तक प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित क्या होता है? पश्चाताप। कह कहकर मूर्ति अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक उपवास किया। उपवास कहते हैं व्रत, और प्रार्थना की। चौथे दिन वह फिर दरबार में आया। ज्यों ही सिंहासन पर बैठने लगा, दूसरी मूर्ति ने कहा, ठहरो। तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला? राजा सक पकाया। सक पकाया का मतलब भी होता है चकित होना, हैरान रह जाना। झूठ तो उसने किसी न किसी मुसीबत से बचने के लिए
कई बार बोला था। राजा पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वह फिर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा। हिचकिचाते हुए वह आगे बढ़ा। वह बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा, बैठने के पहले यह बताओ कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है? राजा पीछे हट गया। तीसरी मूर्ति भी अपने पंख फैलाकर उड़ गई। फिर 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद राजा सिंहासन की ओर बढ़ा। उसके पैर लड़खड़ा गए। चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो। जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे वे भोले भाले थे। उनके मन में कलुष नहीं था। कलुष का मतलब बुरी भावनाएं, वैर की भावना नहीं थी। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। राजा बड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने मन ही मन कहा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मैं राजा हूँ। मुझसे ज़्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा? मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। यह कहकर राजा सिंहासन की ओर दृढ़ कदमों से बढ़ा। दृढ़ का मतलब पूरे संकल्प के साथ। लेकिन उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। ये इतनी अच्छी सी कहानी लीलावती भागवत के द्वारा ली गई है। ये एक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से प्रकाशित पुस्तक है। स्वर्ग की सैर तथा अन्य कहानियाँ, वहाँ से ये ली गई है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमारे मन में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। किसी से हमें कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए। हमारे मन में जितना भोलापन होगा, जितना हम छल कपट से दूर होंगे, हम उतने ही सही रास्ते पर चल रहे होंगे। हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बातचीत के लिए, आपका प्रिय खेल कौन सा है? आप उसे कैसे खेलते हैं? मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। इसमें 2 टीमें होती हैं और प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम बल्लेबाजी करती है और दूसरी टीम गेंदबाजी व क्षेत्र रक्षण करती है। क्षेत्र रक्षण फील्डिंग। बल्लेबाज रन बनाने की कोशिश करता है और गेंदबाज उसे आउट करने का प्रयास करता है। निर्धारित ओवरों के अंत में जो टीम अधिक रन बनाती है वही विजेता होती है। क्या आपने कभी किसी समस्या का समाधान किया है? समाधान का मतलब हल किया है। अपना अनुभव साझा कीजिए। साझा का मतलब यहाँ बताइए। हाँ, मैंने एक बार समस्या का समाधान किया था। हमारे घर का बल्ब अचानक फ्यूज हो गया और अंधेरा हो गया। मैंने हिम्मत करके पुराना बल्ब उतारा और नया बल्ब लगा दिया। बिजली आते ही सब खुश हो गए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैंने एक समस्या का हल निकाला। आप और भी कितनी भी समस्याएं इसमें लिख सकते हैं। तो जैसे आप ये कर सकते हैं कि एक दिन मेरा छोटा भाई स्कूल गया और मैं उसके बाद जाने वाला था, क्योंकि वो ऑटो रिक्शा से जाता था और मैं साइकिल पर जाता था। तो मैंने देखा कि उसका लंच बॉक्स तो घर में ही रह गया है और उसकी हिंदी की नोटबुक भी घर में ही रह गई है। तो तुरंत ही मैंने उसका सामान भी अपने बैग में रखा और मैं स्कूल के लिए निकल पड़ा और मैंने उसको दोनों चीज़ें दे दी। तो इस प्रकार से, नहीं तो मेरी मम्मी सारा दिन दुखी रहती कि उसने खाना नहीं खाया। तो इस प्रकार से मैंने इस समस्या का समाधान किया।
और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं आप इसमें, सोचिए, क्योंकि कोई प्रॉब्लम तो आती ही रहती है। तो कोई भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि आपका कुछ खो गया तो आपने ढूंढने में मदद करी, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि आप राजा के स्थान पर होते और आपको लड़के के बारे में पता चलता तो आप क्या करते? यदि मैं राजा के स्थान पर होता तो मैं लड़के को दरबार में बुलाकर था और उसकी बुद्धिमत्ता और न्याय बुद्धि के बारे में पूछता। फिर मैं उससे कहता कि वह दरबार में रहकर न्याय करने में मदद करे। लड़के के अंदर कौन कौन से गुण होंगे जिनके कारण वह सिंहासन पर बैठ पा रहा था? लड़के के अंदर सरलता, भोलापन और साफ दिल जैसे गुण थे। यही कारण था कि वह सिंहासन पर बैठ पा रहा था। पाठ से नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के आगे तारे का चिन्ह बनाइए। एक से अधिक विकल्प भी हो सकते हैं। विकल्प का मतलब चॉइस। राजा को लड़के द्वारा न्याय करने के विषय में कैसे पता चला? लड़के द्वारा की गई शरारतों को सुनकर, लोगों द्वारा लड़के के न्याय की प्रशंसा सुनकर, लड़के द्वारा अपने न्याय की बुराई सुनकर, और या फिर मंत्रियों द्वारा लड़के की बुद्धि की प्रशंसा सुनकर। इसका सही उत्तर है ये ख, अर्थात लोगों द्वारा लड़के के न्याय की प्रशंसा को सुनकर। राजा को सबसे अधिक आश्चर्य किस बात पर हुआ? बच्चे खेल खेल में न्याय कर रहे थे, या फिर लोग राजा के दरबार में नहीं आ रहे थे, या सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था, और या फिर स्वयं सिंहासन में ही कोई चमत्कारी शक्ति विद्यमान थी? तो राजा को आश्चर्य हुआ था ग, इसको देखकर सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता। लड़कों को यह खेल इतना अच्छा क्यों लगा कि वे प्रतिदिन इसे खेलने लगे? इसके कई सारे इसमें ऑप्शन दिए हैं। क्योंकि वे राजा जैसा बनने का आनंद ले रहे थे, क्योंकि यह अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था, क्योंकि उन्हें न्याय करने का अनुभव अच्छा लगा, क्योंकि इस खेल से वे नगर भर में प्रसिद्ध हो गए थे। तो इसका जवाब है ख, क्योंकि यह अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था। राजा ने उपवास और प्रायश्चित क्यों किया? ताकि वे सिंहासन पर बैठने के योग्य हो सके, क्योंकि उसे अपने कर्मों पर पछतावा था, क्योंकि मूर्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, ऐसा तो नहीं कहा था, क्योंकि जनता ने उसे ऐसा करने को कहा, जनता ने भी नहीं कहा था। तो इसके दो ऑप्शन करेक्ट हैं, का और खा। ताकि वह सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सके, क्योंकि उसे अपने कर्मों पर पछतावा था। सोचिए और लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे, लेकिन राजा नहीं बैठ पाया, ऐसा क्यों? सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे क्योंकि वे भोले भाले और निष्कपट थे। निष्कपट कहते हैं जिसके मन में कोई कपट छल नहीं होता। उनका मन साफ था, लेकिन राजा का मन ऐसा नहीं था। वो उसने चोरी भी की, छल भी किया, झूठ भी बोला, इसलिए वह सिंहासन पर नहीं बैठ पाया। क्या राजा को प्रायश्चित करने के बाद सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए था? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। नहीं, राजा को प्रायश्चित करने के बाद भी सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि 3 बार प्रायश्चित करने के बाद भी वह अपने आप को सबसे अधिक धनवान, बलवान और बुद्धिमान मानता रहा। दोनों किसानों ने अपने झगड़े के निपटारे के लिए राजा के दरबार में जाने के बजाय लड़के के पास जाने का फैसला क्यों किया? नगर में लड़के की न्याय बुद्धि की बहुत चर्चा थी कि वो बहुत अच्छा न्याय करते हैं, बहुत कुशल हैं। लोग कहने लगे थे
कि उस लड़के में कोई दैवी शक्ति है, मतलब ईश्वरीय शक्ति है। इन्हीं बातों से प्रभावित होकर दोनों किसानों ने राजा के दरबार में जाने के बजाय लड़के के पास जाने का फैसला किया। चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में क्यों उड़ गई? प्रायश्चित करने के बाद भी राजा का अपने धन, बल और बुद्धि के प्रति अभिमान देखकर चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में उड़ गई। इस कहानी को एक नया शीर्षक दीजिए और बताइए कि आपने यह शीर्षक क्यों चुना। मैं इस कहानी का शीर्षक न्यायी बालक रखूँगा। मैंने यह शीर्षक इसलिए चुना क्योंकि इस कहानी में एक छोटे लड़के ने अपनी बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता से सबको न्याय दिया। कहानी का मुख्य केंद्र वही लड़का है, इसलिए यह शीर्षक सबसे उचित है। आप न्यायी बालक लिख सकते हैं, या एक निष्पक्ष बालक का न्याय, या बालक की न्याय करने की बुद्धिमत्ता। तो आप मतलब बालक के साथ ही कोई आप टाइटल बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं अनुमान और कल्पना। इस कहानी में सिंहासन की मूर्तियां उड़कर किसी और जगह चली जाती हैं। वे कहाँ जाती होंगी? वहाँ क्या करती होंगी? सिंहासन की मूर्तियां उड़कर स्वर्ग लोक में चली जाती होंगी। वहाँ वे देवताओं और लोगों को ये बताती होंगी कि केवल सच्चा, मन से साफ और निष्कपट व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में न्याय कर सकता है। यदि इस कहानी के अंत में राजा सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो क्या करता? यदि राजा सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो वह और भी घमंडी बन जाता। वह स्वयं को सबसे बड़ा और न्यायप्रिय मानता, जबकि सच यह था कि उसके मन में लालच और अहंकार था। तब लोगों का विश्वास न्याय से उठ जाता और अन्याय फैल जाता। अब भाषा की बात करते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है। मैं इसकी जांच करूंगा। ऊपर दिए गए वाक्य को ध्यान से देखिए। आपको इसका अर्थ समझने में कुछ कठिनाई हो रही है ना? अब इसी वाक्य को एक बार फिर पढ़िए। ऊपर कोई ना कोमा है ना पूर्ण विराम है। यहाँ देखिए, यह तो और भी आश्चर्य की बात है। अब आश्चर्य के तो इसलिए विस्मयबोधक चिन्ह लगाया, हो ना हो कोमा लगाया क्योंकि दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है। यहाँ एक बात पूरी हो गई, मैं इसकी जांच करूँगा। तो इस तरीके से लिख के हमें पता चल रहा है कि ये बात किसी ने बोली है। अब आपको इन वाक्यों का अर्थ और भाव ठीक ठाक समझ में आ रहा होगा। इसका कारण है कुछ विशेष चिन्ह, जैसे यहाँ ये चिन्ह दिए हुए हैं। इस प्रकार के चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों से पता चलता है कि लिखे हुए वाक्यों में कहाँ ठहराव है और उनका भाव क्या है। अब नीचे दिए गए वाक्यों में उचित स्थानों पर विराम चिन्ह लगाइए। चौथी मूर्ति ने कहा। इसमें आपको मैं पहले ही इन चिन्हों के बारे में बता दूं। जब कोई किसी को कोई बात कही गई है किसी के द्वारा और उसको हम वैसे का वैसे ही बोल रहे हैं तो ये चिन्ह लगाते हैं। जब किसी एक बात के कई सारे टुकड़े होते हैं लेकिन वो एक ही साथ जुड़े हुए होते हैं तो उनको अलग अलग किया जाता है कोमा के द्वारा। जब एक वाक्य पूर्णतया पूर्ण हो गया तो तब पूर्ण विराम लगाते हैं। अगर वाक्य में कोई विस्मय दिया हुआ है तो ये विस्मय बोधक चिन्ह लगाते हैं। चलिए देखते हैं। चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो। जो लड़के सिंहासन पर बैठते थे वे भोले भाले थे, उनके मन में कलुष नहीं था। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। चलिए देखिए। अब चौथी मूर्ति ने कहा। जितने भी ये कहा पूछा वाले वाक्य होते हैं तो यहाँ कोमा लगाना होता है, जैसे यहाँ पर है। और फिर ये कथन वाला वाक्य विराम चिन्ह लगाना होता है, ठहरो। ये विस्मय बोधक चिन्ह आता है। जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे, यहाँ कोमा आएगा। वे भोले वाले से बात पूरी हो गई, पूर्ण विराम आएगा।
उनके मन में कलुष नहीं था। वाक्य पूरा हो गया, पूर्ण विराम। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, पूर्ण विराम। राजा बड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने मन ही मन कहा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ। मैं राजा हूँ, मुझसे ज़्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान और कौन होगा। मैं अवश्य ही इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। राजा बड़ी देर तक सोचता रहा। वाक्य पूरा हो गया, पूर्ण विराम। फिर उसने मन ही मन कहा। अब कहा है तो यहाँ कोमा लगेगा। अब जो बात कही गई है, कथन है, वहाँ ये कोमा लगाइए। अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ। बात खत्म हुई, पूर्ण विराम। मैं राजा हूँ, बात खत्म हुई, पूर्ण विराम। मुझसे ज़्यादा धनवान, बलवान, ये सब विशेषण है तो इसलिए इसमें कोमा लगेगा। और बुद्धिमान भला और कौन होगा, ये प्रश्न है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ, पूर्ण विराम। और जो बात यहाँ से शुरू हुई थी वो यहाँ समाप्त हो गई, तो ये कथन वाला विराम चिन्ह बंद होगा। तीसरी मूर्ति भी उड़ गई। इस वाक्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? ये मूर्ति है। कौन सा शब्द इस संज्ञा शब्द के गुण या विशेषता बतला रहा है? मूर्ति की विशेषता है तीसरी। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। इनमें विशेषण शब्द पहचानकर उनके नीचे रेखा खींचिए। एक दिन, आपको याद रखिए यह विशेषण पहचानना है। एक दिन, तो दिन का विशेषण है एक। लड़कों का एक झुंड वहां खेल रहा था। झुंड, ये एक, ये भी विशेषण है। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी, नगरी की विशेषता है वो प्राचीन है और ऐतिहासिक है। के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। एक लंबा चौड़ा, ये भी विशेषण ही है। यहाँ रेखांकित करने थे तो मैं इसको रेखांकित कर देती हूँ। ये और ये और ये। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। इतनी छोटी, छोटी ये विशेषण है और इतनी इतनी ये भी विशेषण है। राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर सिंहासन था। सुंदर, बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। आप में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे आप कहानी के सिंहासन पर बैठ सकें? लिखिए। सिंहासन पर बैठने के लिए मेरे अंदर ये विशेषताएं होनी चाहिए। दयालु होना, सत्यवादी होना, निष्पक्ष होना, ईमानदार होना, न्यायप्रिय होना, बुद्धिमान होना और निष्कपट हृदय होना। पाठ से आगे। कहानी में गांव वाले न्याय करवाने या झगड़े सुलझाने बच्चों के पास जाया करते थे। आप अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए किन किन के पास जाते हैं? आप उन्हीं के पास क्यों जाते हैं? मैं अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने शिक्षकों, माता पिता और परिवार के अन्य बड़े सदस्यों के पास जाता हूँ। एक्चुअली ये प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं देना है। हो सकता है आप अपने बड़े भाई के पास जाते हो, अपनी दादी के पास जाते हो, तो जिसके पास जाते हैं उसके पास ही लिखना है आपको। मैं इन्हीं के पास इसलिए जाता हूँ क्योंकि वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी हर समस्या का हल जल्दी निकाल देते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके साथ अन्याय किया हो? आपने उस स्थिति का सामना कैसे किया? हाँ, एक बार मेरे साथ अन्याय हुआ था। स्कूल में शिक्षक ने बिना कारण मुझे डांट दिया था। उस समय मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने चुपचाप सहन किया और बाद में शांति से अपनी बात समझाई। तब शिक्षक को सच्चाई पता चली और उन्होंने मुझसे माफी मांगी। आप किसी के बारे में भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। मान लीजिए आपके बहन में और आप में लड़ाई हो रही थी, लेकिन आपके पापा ने आपको ही थप्पड़ लगा दिया, जबकि लड़ाई आपकी बहन ने शुरू की थी
और गलती भी उसी की थी। उस समय तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में मैंने पूरी बात अपने पापा को बताई कि लड़ाई किस बात को लेकर हुई थी और किसने शुरू की थी। पता लगाकर कीजिए। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए। सिंहासन एक विशेष प्रकार की भव्य कुर्सी हुआ करती थी, जिस पर राजा महाराजा बैठा करते थे। आज भी हम बैठने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुओं के चित्र नीचे दिए गए हैं। इनका वर्णन कीजिए और यह भी लिखिए कि आपकी भाषा में इन्हें क्या कहते हैं। सोफा और कुर्सी। चलिए, यहाँ पर ये चीजें दी गई हैं, अब हम इनको देखते हैं। यह चटाई, यह घास, बांस या और प्लास्टिक से बनी होती है। इसे भूमि पर बिछाकर बैठा जाता है। आपकी भाषा में इसे शीतल पट्टी कहते हैं। यह दरी, यह मोटे कपड़े या सूती धागों से बनी होती है। यह उत्सवों या सामाजिक कार्यक्रमों में उपयोग की जाती है। इसे गलीचा या रग कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे। मूढ़ा, यह बांस की छड़ियों और रस्सी से बना होता है। यह बैठने के काम आता है। इसे मुरा या मूढ़ा कहते हैं, मूढ़ा भी कहते हैं। चारपाई, यह लकड़ी और रस्सियों से बनी होती है। यह बैठने लेटने के काम आती है। इसे खाट या खटिया भी कहते हैं। पीढ़ा, यह लकड़ी से बना होता है। इसका प्रयोग घर में काम करने बैठने के लिए किया जाता है। चौकी भी कहते हैं। टाटपट्टी, यह जूट से बनी होती है। इसका उपयोग भंडारे में लोगों को एक कतार में बिठाने के लिए किया जाता है। इसे दरी या पट्टी कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताइए कि आपको कैसी लगी। नए हो तो सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। मैं छोटी सी ये उम्मीद आपसे करती हूँ। धन्यवाद।